ज़्यादा बच्चों, कैसे हैं आप? आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चलेगा? लेंस मेकर सूत्र चलेगा। लेंस मेकर या लेंस निर्माता का सूत्र। इसमें क्या करेंगे कि हम एक लेंस लेंगे, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के माध्यम से हम एक डेरिवेशन निकालेंगे। और डेरिवेशन वो क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। हमारा जो डेरिवेशन है क्या है कि एक उत्तल लेंस है हमारे पास। कौन सा लेंस है? एक उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस ले रहे हैं जिसकी जो उत्तल लेंस है इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, मोटाई होगी। उत्तल लेंस क्या होगी, कुछ न कुछ मोटाई होगी। और लेंस के मुख्य अक्ष पर हमने क्या रख दिया, एक वस्तु ओ रख दी। क्या रखी? एक वस्तु ओ रखी। वस्तु के शीर्ष से हमने क्या करा, एक प्रकाशीय किरण को आपतित कराया, जो लेंस के ए बिंदु पर क्या हुई, टकराई। और टकराकर अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित हो गई, जिसका प्रतिबिंब कहां बना, आई डैश पर बना। कहां बना इसका प्रतिबिंब? आई डैश पर बना। वो वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बना। ठीक है, हमें पता है कि उत्तल लेंस जो है दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, इसीलिए ओ का प्रतिबिंब तो आई डैश पर बना, जबकि उत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो आई डैश है आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो आई डैश का प्रतिबिंब जो है वो कौन सा बनेगा? आई पर बनेगा। अरे कहां बनेगा? आई पर बनेगा। तो हमने क्या माना कि जो आई पर प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश का, उसकी दूरी ध्रुव केंद्र से कितनी मानी? वी मानी। कितनी मानी प्रकाशीय केंद्र से? वी दूरी मानी। इधर की ओर जो वस्तु रखी है उसका अपवर्तनांक तो n1 माना। जिधर आपका प्रतिबिंब बन रहा है या मान लो लेंस का जो अपवर्तनांक माना वो हमने कितना माना? n2 माना। ठीक है, क्या माना? n2 माना। वस्तु की दूरी लेंस के ध्रुव बिंदु या प्रकाशीय केंद्र से u को माना। कितनी दूरी मानी? u को मानी, u मानी। तो क्या कहते हैं, माना n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को n अपवर्तनांक वाले माध्यम से रखा गया है। लेंस की त्रिज्याएं क्या है? R1 व R2 है। जो लेंस हमारे पास लिया जा रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या हमने कितनी मानी? R1 व R2 मानी। इस लेंस को दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना कि नहीं माना? इसीलिए यहां से क्या होगा कि एक पृष्ठ तो ये है, एक पृष्ठ कौन सा है हमारा? ये है, जो कि ओ वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना रहा है? आई डैश पर या I1 पर बना रहा है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहां बना रहा है? आई पर बना रहा है, आई डैश पर, जिसके लिए वक्रता त्रिज्या हमने कितनी मानी? R1 मानी। और वस्तु की दूरी कितनी मानी? U मानी। इधर की ओर हमने अपवर्तनांक कितना माना? n1 माना। और गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक जो लेंस जो है उसका अपवर्तनांक कितना माना? n2 माना। अब क्या, इस वस्तु का भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उत्तल लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना, इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बना? देखो आई पर बना। कहां बना? आई पर बना, जिसकी दूरी हमने कितनी मानी? v मानी। तो देखो आगे क्या कहता है, लेंस के पहले पृष्ठ ए बी सी द्वारा बना प्रतिबिंब आई डैश है। ठीक है, दूसरे पृष्ठ एडीसी के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो ये जो है किसका कार्य कर रहा है? आभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। तो आभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है तो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। और इसका प्रतिबिंब कहां पर बना? आई पर बना। अरे कहां बना? आई पर बना। ठीक है, तो आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम जानते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। क्या हमने पढ़ा था? हमें सब याद है। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। ये गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या, गोलीय पृष्ठ द्वारा ए बी सी पर
कौन सा, ए बी सी पर। ए बी सी हमारा कौन सा है, ए बी सी, ये रहा कौन सा है, ए बी सी। इसके लिए हमें क्या यहाँ पर देखना है, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो N2 प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है दूसरे कांच से दूसरी तरफ जा रही है। तो पहले तो यहाँ पर प्रतिबिंब आता है, इस सूत्र के अनुसार देखो यहाँ प्रतिबिंब आ रहा है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी लेंगे बी आई डैश, देखो बी आई डैश, तो देखो यहाँ से बी आई डैश ये वाली दूरी ली कि नहीं ली, ये प्रतिबिंब है कि नहीं है। अब प्रतिबिंब है, फिर यहाँ क्या ले जाता है, वस्तु की दूरी, तो -n1, और n1 है तो यहाँ पर u की दूरी देखो यहाँ से लेके BO ये वाली दूरी कौन सी है, ये क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हमने कितनी मानी, OB मानी, कितनी मानी, OB मानी। अब बराबर n2 - n1 बटा r1, r1 क्यों मानी, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्याएं कितनी मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए r1 और दूसरे पृष्ठ के लिए कितना मान रहे हैं, r2 मान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या r1 हो जाएगी। इसी तरह गोलीय पृष्ठ ADC पर, कौन सा, गोलीय पृष्ठ ADC पर, ADC कौन सा, A, D और C। अब अभी मैंने बताया था कि ये जो आई डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के सूत्र से कि पहले प्रतिबिंब आता है फिर वस्तु आती है, तो इसमें क्या आएगा, पहला प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, आई पर बन रहा है, आई की दूरी कितनी मानी, बी मानी, कितनी मानी, बी मानी। तो देखिए यहाँ से n2 यहाँ पर क्या आएगा, n1 अपॉन v माइनस, फिर क्या आता है, वस्तु की दूरी, कौन सी आती है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु यही तो थी, तो di1 आएगी, कौन सी आएगी, di1। तो देखो di1 मानी कि नहीं मानी, बराबर n1 - n2, क्या, n1 - n2 बट्टा कौन सा है, कौन सी त्रिज्या ली दूसरे पृष्ठ के लिए, वक्र त्रिज्या r2 ली, कौन सी ली, r2 ली। अब देखो यहाँ से पतला लेंस के लिए, मतलब यदि हमारा लेंस बहुत पतला है तो हम बी आई डैश और डी आई डैश को दूरी को लगभग आपस में बराबर मानेंगे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को आपस में कैसे मानेंगे, बराबर मानेंगे, किसको, डी आई डैश को या बी आई डैश को, दूरियों को आपस में बराबर मानेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इन दूरी को लगभग आपस में बराबर माना कि नहीं माना, अरे दूरियों को आपस में बराबर माना कि नहीं माना, इन दूरियों को आपस में बराबर मानने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन di1, di1 की di डैश की जगह क्या रखने हैं हम, bi डैश रखने हैं कि नहीं रख रहे, तो हमारा n2 - n1 अपॉन r। अब देखो यहाँ से इससे हमने क्या कर दिया, इसे हमने क्या किया, इसमें इसको पक्षांतर कर दिया, इसमें पक्षांतर करा तो क्या हुआ, इसमें पक्षांतर किया तो आगे पीछे हुआ, n1 - n2 अपन में r2 है। देखिए इसमें देख रहे हैं हमने क्या कर दिया, n2 को पहले रख दिया और n1 को माइनस में रख दिया, या मान लो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो n2 - n1 अपॉन में r2। समीकरण नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या कह रहा है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखते हैं समीकरण हमारा एक कौन सा है, समीकरण हमारा एक है n2 अपॉन b1, ये हमारा प्लस का है, और दूसरा क्या है n2 अपॉन b1, ये माइनस का है। इसे देखते हैं, यहाँ देखो दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इससे ये कटा कि नहीं कटा, अरे कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब देखो यहाँ से क्या बचा आपका, n1 अपॉन v, n1 अपॉन v, देखो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा इससे कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही, दोनों को हम जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे। दूसरा हमारा क्या आया, n1 अपॉन u, n1 अपॉन u, फिर क्या आया n1 अपॉन v, n1 अपॉन v, n1 अपॉन v, ये आया हमारा। फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, n2 - n1 अपॉन में r1, n2 - n1 अपॉन में r1, ये ले लिया। फिर ये वाला लेंगे माइनस का n2 - n1 अपॉन r2 ले लिया। अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में से n1 कॉमन आ रहा है, n1 कॉमन ले लिया, तो n1 कॉमन ले लिया, ये प्लस का v है
तो 1/v पहले लिख दिया, ये माइनस का 1/u है, इसे माइनस में बाद में रख दिया, फिर दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, लिया कि नहीं लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/r1 माइनस का 1/r2 बचा। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से हम जानते हैं कि लेंस सूत्र के फॉर्मूले के अनुसार, लेंस सूत्र के फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये तो लेंस फॉर्मूला है, क्या है, लेंस फॉर्मूला, जबकि दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ पर प्लस आ जाता था। अब यहाँ क्या लिखा है, 1/v माइनस 1/u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हम इसकी जगह 1/f लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ये 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिख दिया, और इस n1 का भाग दे दिया किसमें, इसमें दे दिया, तो देखो n2 माइनस n1 बटा n1, ब्रैकेट में हमारा क्या है 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अलग अलग भाग देते हैं, n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1, n1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1, तो देखो हमारा ये आया कि नहीं आया, ब्रैकेट में क्या है 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है, तो 1/f आया। अब देखो यहां से क्या लिखा, n2 अपॉन n1 है ना, तो n2 अपॉन n1 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 अर्थात प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसीलिए लिखने का तरीका क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिखा n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही क्या है, लेंस मेकर का सूत्र है, जो कि कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखना कि R2 को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, जब हम नेगेटिव लेंगे और पहले से भी नेगेटिव है और नेगेटिव लेंगे तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में R2 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, और माइनस लेने पर क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी निकल के आ जाती है जब न्यूमेरिकलों में या डेरिवेशन जो भी होते हैं न्यूमेरिकल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस की क्षमता या शक्ति, लेंस की क्षमता या शक्ति मतलब जो पावर होती है लेंस, अर्थात लेंस कितनी क्लियरिटी से हमें वस्तु को दिखा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो लेंस के द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं, किससे करते हैं, पी से करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं। किसी लेंस की मुख्य अक्ष एकांक दूरी पर आपतित प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से, लेंस की क्षमता को किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से, किससे करते हैं, पी से, तो पी बराबर होता है 1/f, तो एकांक फोकस दूरी में उत्पन्न क्षमता को ही हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात फोकस दूरी कैसी होती है, एकांक में होती है, मतलब व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी क्या होती है, क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, कैसे है, व्युत्क्रम के बराबर है। तो देखो ये एक लेंस है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, h मान ली, इसका ध्रुव क्या मान लिया, केंद्र O मान लिया, O से F बिंदु की फोकस दूरी कितनी मानी, F मानी है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई और विचलित हो गई, जा रही थी सीधे, परंतु विचलित किसकी वजह से हुई, लेंस की वजह से, तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो चित्र से क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना, उसकी ऊंचाई कितनी, h मान रहे, आधार कितना मान रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक f मान रहे हैं। यदि थीटा कितना हो, बहुत छोटा हो, तो tan थीटा को हम क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, तो थीटा बराबर h बटा f हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा, h बटा f हो जाएगा। अब हम क्या मान रहे हैं, इस थीटा को p के बराबर मान रहे हैं, किसके बराबर मान रहे हैं, p के बराबर, अर्थात ये जो p जो है आपका थीटा जो आ रहा है, दृष्टिकोण जो आ रहा है, उसको क्या मान रहे हैं, p से मान रहे हैं, और h को कितना मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। तो p बराबर 1/f आया कि नहीं आया, p बराबर 1/f आया, तो हम कह सकते हैं
कि किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है 1/f के बराबर होती है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, 1/मीटर होता है, क्योंकि 1/f आया तो 1/मीटर। 1/मीटर को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस के लिए f का मान धनात्मक और p भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस के लिए f का मान ऋणात्मक, जबकि p भी उसकी कैसी होगी, ऋणात्मक ही होगी। यहाँ हमें याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी दूरी है, धनात्मक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी है, धनात्मक है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा लेंसों का संयोजन। अब लेंसों का संयोजन करते क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ती है लेंसों की। लेंसों का संयोजन इसलिए करते हैं कि हमें वस्तु या प्रतिबिंब अच्छे से अच्छी क्या हो जाए, दिखाई दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन करते हैं, जिससे हम वस्तु को या प्रतिबिंब को क्लियर देख सकें। इसीलिए क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लेंसों का आपस में जोड़ते हैं। तो लेंस को जोड़ने से उसकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आवर्धन क्षमता कई गुने में बढ़ती है। ठीक है, कई गुने में बढ़ जाती है आवर्धन क्षमता। ठीक है, माना पतले लेंस जिसकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं। क्या है फोकस दूरी, हम कितना मान रहे हैं, f1 व f2। किसी वस्तु O का संयोजन द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब, जिसके प्रकाश की किरण को आपतित कराए, तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है। पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो इस O का प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पर बना। अरे कहाँ बना, I डैश पर। जबकि दूसरे लेंस के लिए ये जो आभासी जो प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो इस I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। अरे कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। तो कहने का मतलब वस्तु O का प्रतिबिंब पहले लेंस के लिए I डैश पर बनता है, तो दूसरे लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु कार्य करता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनता है। अब चित्र के अनुसार इनकी दूरियां जो मानी गई है वो तो u मानी गई है वस्तु की दूरी, और जो प्रतिबिंब की दूरी मानी गई है उसे किससे प्रेजेंट किया गया है, v से प्रेजेंट किया गया है। किससे किया गया है, v से प्रेजेंट किया गया है। अब क्या है, पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है, बिंब का कार्य करता है। तो पहले के लिए प्रतिबिंब कौन सा बना, I डैश बना, और दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का काम करा तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बना, I पर बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब ये आभासी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I पर। हम जानते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। अब इस लेंस सूत्र से हमें क्या करना है, एक डेरिवेशन निकालना है। अब पतले पहले लेंस के लिए, ठीक है, क्या मान रहे हैं, पतले पहले लेंस के लिए पहले लेंस का प्रतिबिंब कौन सा बना, अरे कौन सा बन रहा है, ये I डैश पर ही तो बन रहा है। अरे कौन सा बना इसका प्रतिबिंब, I डैश पर बनना है, तो I डैश पर प्रतिबिंब बनना है तो हम क्या मान रहे हैं, 1/f1 मान रहे हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन के सूत्र में क्या होता है, प्रतिबिंब को लिया जाता है फिर वस्तु को लिया जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, O से लेके I डैश पर बना। कहाँ बना, O से लेके I डैश पर बना। तो O I डैश माना -1/u लिया, समीकरण नंबर कितना मान लिया, 1। दूसरे पतले लेंस के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए इसे हम क्या मान लें, आभासी वस्तु मान लें। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। I पर बनना है तो हम क्या कर रहे हैं, f2 बराबर 1/v, क्या मान रहे हैं, 1/v। अब प्रतिबिंब हमारी क्या आ गई, 1/v माइनस 1 क्या है, O I डैश, कौन सा है, O I डैश को रख रहे हैं। देखिए यहां से लेके ये तो प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गई। तो यहाँ हम क्या रखते हैं, वस्तु की दूरी, और जबकि यहाँ क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब रख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या करना है, हमें समीकरण 1 और 2 से करना है। यदि संयोजन की फोकस दूरी f हो तो क्या करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3 मानते हैं। क्या मानते हैं,
3 मान है। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 1/o डैश 1/o i डैश 1/o i डैश माइनस 1/u माइनस 1/u, फिर 1/v प्लस 1/v, फिर क्या आ रहा है 1/o i डैश 1/o i डैश, है कि नहीं। अब देखो एक प्लस की है एक माइनस की है, तो इससे ये कटी कि नहीं कटी, अरे इससे कटी कि नहीं गई, कट रही है कि नहीं, कौन कट रही है इससे, ये जो है इससे कट रही है कि नहीं, ओ आई डैश ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो कट गया। फिर क्या बचा वन हमारा 1/v है, फिर 1/u माइनस का था तो दूसरी तरफ कर दिया उसे, मतलब पीछे लिख दिया तो 1/u। यहाँ क्या आया 1/f प्लस 1/f2 आया। समीकरण 2 को उपयुक्त समीकरण में रखने पर देखिए हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u इसका मान कहाँ रख सकते हैं हम, समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो इसका मान क्या है 1/f है, तो क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f आया। तो व्यापक रूप में रखना है। मान लो यहाँ तो हमने क्या जोड़े थे, सिर्फ 2 लेंस जोड़े थे, तो 2 लेंस की फोकस दूरी आ गई, हम तो 2 और भी तो ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो जितने भी फोकस दूरी की लेंस लेंगे उन सब फोकस दूरियों को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। अर्थात 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश 1/f(n), ये क्या हुआ इसका व्यापक समीकरण। अर्थात जितने लेंस उनकी फोकस दूरियां आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब हमें क्या निकालनी है, लेंसों की संयोजन की शक्ति निकालनी है। शक्ति बराबर हम क्या जानते हैं, लेंस को संयोजन की शक्ति हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो P1 बराबर 1/f1, P2 बराबर 1/f2, P3 बराबर 1/f3 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, इनको इसे 4 मान लेते हैं। अब 4 में क्या करते हैं, इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1/f की जगह 1p रखेंगे, 1/f2 की 1/f1 की जगह p1, 1/f2 की जगह p2, 1/f3 की जगह p3, ऐसी 1/fn की जगह क्या रख सकते हैं, pn रख सकते हैं। तो ये क्या आई, सभी लेंसों की पावर निकल के आई, शक्ति निकल के आई कि नहीं आई। अब हमें निकालनी है संयोजन की आवर्धन क्षमता। जितने भी लेंस उनकी आवर्धन क्षमता निकल के आएगी, वो कितनी होती है, उसमें गुने के रूप में होती है। अर्थात m बराबर m1 m2 m3 डैश 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 mn, तो सारी की सारी गुणे में आ रही है। तो आवर्धन प्रतिबिंब देखने की स्थिति और क्लियरिटी होती जाती है कि नहीं होती जाती है। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि लेंसों के संयोजन के माध्यम से उसकी पावर अच्छी तरह बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रिज्म है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, प्रिज्म है। अब प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, 2 पारदर्शी पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। अर्थात यदि प्रकाश की किरण को इसमें आपतित कराया जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो किसी न किसी कोण से विचलित होकर बाहर निकल जाती है, अपवर्तित करके। किस तरह से निकलती है वो हमें देखना है। यदि हमारी हेडिंग कौन सी है, प्रिज्म है। कौन सी हेडिंग है, प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है वो देखना है। यदि 2 आयताकार फलकों के मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए। कौन सा माध्यम भरा जाए, पारदर्शी, जिसमें प्रकाश को क्या किया जा सके, पार कराया जा सकता है, ऐसा पदार्थ भरना है। ग्रीष्म भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, या कोई ऐसा द्रव्य भर सकते हैं जिसमें प्रकाश जा सकता हो, तो प्राप्त व्यवस्था प्रिज्म कहलाती है। दोनों फलकों के मध्य के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ये जो होता है 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, 60 डिग्री का, जिसको किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं। हमारे अपवर्तक पृष्ठ कौन से हैं, जिससे प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो देखो ये प्रकाश की किरण है पी क्यू, इस पृष्ठ पर गिरी तो क्या हुई, अविलंब की ओर झुक गई। यहाँ पे क्या है, अविलंब है, ये क्या है, अविलंब है, तो अविलंब की ओर झुकी कि नहीं झुकी। फिर प्रिज्म से प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी, दूर हटेगी। तो इस किरण को क्या बोला गया, निर्गत किरण बोला गया। कौन सा किरण बोला गया, निर्गत किरण बोलते हैं इसको। एस को कौन सा बोलेंगे, निर्गत कोण। ये आई जो है आपतन कोण है,
ये ई जो है निर्गत कोण है, ये R1 जो R1 जो है कौन सा है, अपवर्तक कोण है अंदर के लिए, R2 जो है आपतन कोण है अंदर के लिए। ठीक है, अपवर्तन कोण R1, R2 कौन सा है आपका, R2 कौन सा, आपतन कोण है। ठीक है, फिर हमने आपतित किरण को पीछे की ओर जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहां पर एक कोण बनाती हैं। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल एम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विचलन कोण डेल एम कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ए प्रिज्म कोण है जो 60 डिग्री का होता है, आई क्या है, आपतन कोण है, ई क्या है, निर्गत कोण है, डेल एम क्या है, विचलन कोण है, R1 फलक AB का अपवर्तन कोण है, R2 क्या है, फलक AC पर आपतन कोण है। ठीक है सर। अच्छा, ये तो चित्र के बारे में हुआ। यहाँ पर जो है n और n डैश अविलंब है, n और ये n डबल डैश को भी हम क्या मान सकते हैं, अविलंब मान सकते हैं। तो ये पूरी जो आकृति दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म का काम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को इससे आपतित कराया जाता है तो निर्गत के रूप में 7 रंगों में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, जो बैजानी हपीनाला या बिब्जी योर के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। तो अब हमें नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या पढ़ना है, प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। तो वो देखते हैं अपवर्तन का सूत्र क्या है। माना कोई प्रिज्म ए बी सी है, देखो ए बी सी प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण कौन सा है, हमारा ए है, जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण पी क्यू आर एस है, पथ से निर्गत हो जाती है। पी क्यू तो आपतित किरण है और आर एस से क्या हो जाती है, निर्गत, मतलब बाहर की ओर निकल जाती है। आपतित किरण निर्गत किरण के मध्य के कोण पर विचलन कोण डेल एम कहते हैं। जब आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, तो यो कोण जो हमें दिखाई दे रहा है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यही विचलन कोण हमें निकालना पड़ता है, इससे हमारा एक प्रैक्टिकल होता है प्रिज्म से संबंधित चित्र में। एक तो चतुर्भुज है ए क्यू एन आर, ए ये रहा, क्यू एन आर, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, कौन सा दिखाई दे रहा है, ए क्यू एन आर, ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक कोण हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, फिर ये 60 डिग्री का हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाला का जो योग होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये अपने आप कितना हो गया, 120 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका 60 डिग्री और इसका 120 डिग्री, तो दोनों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये जो कोण है आपस में बराबर होंगे, बराबर है तो 90-90 डिग्री का, तो इनका टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो देखते हैं, Q ये वाला कोण, फिर N ये वाला कोण, फिर R, कौन सा, R, इन सभी का योग कितना है, 360 डिग्री है। क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमारा चारों कोणों का योग कितना आया, 360 डिग्री आया। अब हमें पता है कि मैंने अभी बताया कि ए कोण का 60 डिग्री, तो एन का 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये आपस में सामने हैं तो इनका कोणों का आपस में बराबर होगा, इनका योग कितना हुआ, 180 डिग्री। तो देखते हैं कि कोण ए क्यू एन ये वाला कोण प्लस एन आर ए ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना, 180 डिग्री। अर्थात इस कोण का योग और इस कोण का योग, Q का और R का अंदर वाले का कितना है, 180 डिग्री योग है। कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो इन चारों कोणों में से हमने अलग अलग कोणों का मान प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं आगे इसमें। अभी मैंने बताया कि n का मान 60 डिग्री और ए का मान 60 डिग्री, n का मान कितना, 120 डिग्री, तो दोनों का योग कितना, 180 होगा। तो कोण ए का प्लस n का कितना,
180। इसको हमने कितना मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, QNR ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, QNR। ये छोटा सा एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, एक छोटा सा QNR, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है QNR। इसमें हमारे दो कोण हैं, एक तो R1 है, एक कौन सा है, R2 है। कौन सा है, R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, अब इसका जो योग जो आएगा वो किन दो कोणों के योग के बराबर, इसका भी योग आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर R1 प्लस R2 और ये N, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 और N का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, इसका योग 180 डिग्री मान लिया, तो समीकरण क्या माना, 1 और 2 मान लिए। एक कौन सा माना, त्रिभुज कोण ए और एन का योग 180 डिग्री, और R1 R2 और N का योग भी कितना मान लिया, 180 डिग्री। तो देखो ये इतना आया। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 2 को बराबर मान लेते हैं। बराबर क्यों मान रहे हैं, कि दोनों के राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, और जब राइट हैंड आपस में बराबर हैं तो दोनों का कोण का योग कैसा हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपस में बराबर है कि नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर मान लिया। अब माना तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, तो देखो एंगल ए, एंगल QNR, एंगल QNR बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर QNR हो जाएगा। ठीक है, अब देखो QNR आपस में बराबर है तो कट गए। यहाँ क्या बचा, एंगल ए का योग किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 के योग के बराबर आया, जिससे हमने समीकरण कितना माना, 3 माना। अरे क्या माना, समीकरण 3 माना है। ठीक है, फिर चित्र से विचलन कोण कौन सा है, विचलन कोण। विचलन कोण को हमने किससे प्रेजेंट किया, डेल से प्रेजेंट किया है। किससे प्रेजेंट किया है, डेल से प्रेजेंट किया है। तो हम कौन सा त्रिभुज मान रहे हैं, QMR मान रहे हैं। कौन सा मान रहे हैं, QMR। कौन सा त्रिभुज मान रहे हैं, QMR। ये ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा मान रहे हैं, ऊपर वाला त्रिभुज मान रहे हैं। और ऊपर वाला त्रिभुज मान रहे हैं तो इसमें कौन सा है हमारा ऊपर वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है। ठीक है, अब ये जो डेल एम है यहाँ पर बहिष्ठ कोण है, क्या है यहाँ पर, ये बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण का योग दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, बहिष्ठ कोण का योग दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण, इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर इस तरह से आकृति आ रही है। ठीक है, यहाँ हमने इसे माना R1, ये हमारा I है, ये है कि नहीं I, यहाँ नीचे R1 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये जो डबल लाइन कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, इस I में से मैं किसको घटा दूं, R1 को घटा दूं, तो हमारे पास ये वाला कोण आएगा। अरे ये डबल वाला कोण आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे ही मैं क्या करूं कि ये वाला इधर देखते हैं, इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ पर ई कोण मान रहे हैं। कौन सा कोण मान रहे हैं, इसे ई कोण मान रहे हैं। इधर अंदर ये दो भागों में बटा है, R1 R2 है कि नहीं। अब इस कोण का मान निकालना है, किस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ई में से R2 को घटा देंगे, ई में से R2 को घटा देंगे, तो ये कोण निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये वाला अंदर वाला कोण पता चला, ये वाला कोण अंदर पता चला, तो यही कोण निकालना है। इन दोनों का योग इस बहिष्ठ कोण के योग के बराबर है, अर्थात विचलन कोण के बराबर है। तो देखते हैं इसमें, देखिए हमारा हमने जो माना था, क्या मान रहे हैं, कोण MQR अंदर वाला कोण प्लस कोण QRM। देखिए इसमें क्या माना, I में से R1 को घटाया, E में से किसको घटाया, R2। अभी मैं बताया था कि I में से R1 को और E में से किसको, R2 को घटाया। अब क्या कर दिया, यहां से हमने I और E को पास पास रख दिए, और जो माइनस किए थे उनको अलग कर दिया, तो R1 प्लस R2 रख दिया। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 4 मानते हैं। समीकरण 4 हमने क्या पढ़ा, कि जहां R1 प्लस R2 था वहां पर हमने A पढ़ा था, समीकरण 3 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। R1 प्लस R2 को क्या माना था, A। तो इसकी वैल्यू किस में रखनी है, 3 की वैल्यू किस में रखनी है हमें, 4 में रखनी है। किस में रखनी है हमें,
4 में रखनी है। जब 4 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसकी जगह क्या रखना है, डेल ए रखना, मतलब कोण ए रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, आई प्लस ई आया, माइनस क्या आया, ए आया। तो डेल आई जो हमारा विचलन जो कोण आ रहा है वो कितना आया, डेल बराबर आई प्लस ई माइनस कितना आ गया, ए आया। जैसे समीकरण हमने कितना मान लिया, 5 माना। कितना माना, 5 माना। यदि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, मतलब विचलन कोण तो वैसे भी छोटा ही होता है, परंतु उसकी स्थिति में क्या कह रहा है, आई को आई के बराबर, आई को किसके बराबर माना है, ई के बराबर, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर, R1 को R2 के, आपतन कोण को अपवर्तित कोण के बराबर मानना है। ठीक है, उसे R से प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल को किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एम से। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसी को देखो यहाँ पर हमारा क्या है, डेल को डेल एम से प्रेजेंट कर रहे हैं, R1 प्लस R2 हम क्या मान रहे हैं, R के बराबर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो अब देखो यहाँ से समीकरण 5 तो है ही है, तो अब समीकरण 3 से हमने क्या माना, डेल ए बराबर मतलब एंगल ए बराबर R1 प्लस R2। अब R1 को R मान लें, R2 को भी R माना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2R आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर एंगल ए बराबर कितना आया, 2R आया। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए वाई कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ए की यहाँ पर हमें R की वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई, अरे R की वैल्यू निकल के आई समीकरण नंबर 6। अब देखो यहाँ से 5 से ही देखते हैं, हमने E को किसके बराबर माना, आई के बराबर माना, तो यहाँ क्या आएगा, डेल बराबर आई प्लस आई माइनस डेल, मतलब एंगल माइनस का ए है। अब आई और आई हो गया तो कितना हो जाएगा, 2i होगा कि नहीं होगा, तो 2i हुआ कि नहीं हुआ, माइनस के कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से i की वैल्यू निकालनी है, तो इस a को इधर लाएंगे, तो इधर लाने पर ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, 2i बराबर a प्लस डेल एम आएगा। इस दो का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे, और डिवाइड देंगे तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आई की वैल्यू जो हमारी आई ए प्लस क्या आ रही है हमारी, ए प्लस डेल एम आ रही है बट्टी में 2, क्या आ रही है, ए प्लस डेल एम बटा 2 आई की वैल्यू ये आई। और आर की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी, आर की भी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, और आर की जो वैल्यू जो पढ़ चुके हैं वो हम कितनी पढ़ी थी, आर की वैल्यू ए वाई 2 पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, ए वाई 2 पढ़ी। ठीक है, अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना माना, एन माना, कितना माना, एन माना। तो अपवर्तनांक एन बराबर साइन, ठीक है, अब साइन मान लें तो आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू क्या, ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2, फिर किसका रखना है हमें, साइन आर का, मतलब आर का मान रखना है, ए बाई 2 रख दिया। अब हमारे जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा के बराबर मान लेते हैं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन को हटा देंगे, जो थीटा के बराबर मान लेंगे उसे, तो हमारा साइन की क्या हो गया, हट गया, और साइन को हट गया तो क्या बचा, ए प्लस डेल एम बाई ए बाई 2, मतलब 2 बचा, ए प्लस डेल एम बट्टे में क्या है 2, ए बाई 2 आया। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो हमारा क्या बचा, ए प्लस डेल एम बट्टे ए बचा। ठीक है, अब क्या कर दिया, इस ए का इधर गुणा कर दिया, ए का गुणा करेंगे तो एन ए बराबर ए प्लस डेल एम आया। ठीक है, अब यहां से हमें डेल एम की वैल्यू निकालनी है, तो इस ए को इधर लाएंगे, और इधर लाएंगे तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो डेल एम बराबर एन ए माइनस ए, दोनों में से क्या कॉमन आया, ए कॉमन आया कि नहीं आया, तो डेल एम बराबर ए ब्रैकेट में एन माइनस 1 आया। डेल एम विचलन कोण कितना आया हमारा, डेल एम बराबर ए एन माइनस 1 आया। ठीक है, डेल एम न्यूनतम विचलन कोण है, ए यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है, वो एन क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। जैसे जैसे और भी मान निकालते जाएंगे तो प्रारंभिक अवस्था में विचलन कोण का मान तो अधिकतम आता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे 45 डिग्री में उसका मान न्यूनतम आ जाता है, और फिर 45 के बाद उसका मान क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपतन कोण हम अपनी तरफ से मानते हैं, और विचलन कोण क्या आते हैं, प्रयोग के द्वारा अलग अलग रीडिंग निकल के आती है। जैसे कि मान लो किसी प्रयोग में हमने एक प्रैक्टिकल किया छोटा सा, उसमें हम क्या कर रहे हैं,
कि एक छोटी सी एक टेबल ले रहे हैं। क्या टेबल ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारा आई कोण है और यहाँ हम क्या मान लेते हैं, हम विचलन कोण मतलब ई मान रहे हैं। ठीक है, क्या मान रहे हैं, निर्गत कोण मान लेते हैं। जब हम अपनी तरफ से 30 रखेंगे तो लगभग इसके लिए मान लो 50। जब इसमें हम क्या रखें 35 रखें तो हो सकता है इसका मान 48 आए। जब 40 रखें तो हो सकता है इसका मान 45 डिग्री आ जाए। जब हम 45 रखें तो इसके लिए फिक्स 38 डिग्री मतलब न्यूनतम, ऐसा नहीं कि 38 कुछ न्यूनतम आएगा। फिर 50 डिग्री रखेंगे तो हो सकता है कि इसका 40 डिग्री आ जाए, और जब 55 रखें तो हो सकता है 42 डिग्री आए। तो प्रारंभिक अवस्था में अधिकतम, फिर लगातार घट रहा है और घटते कहां तक घटेगा, 45 डिग्री पर इसका मान न्यूनतम होगा। तो देखो यहाँ पर इसका मान सबसे न्यूनतम है, तो ये यहाँ से अधिक, देखो अधिकतम यहाँ पर, फिर लगातार घटेगा यहाँ से, फिर जैसे इसका न्यूनतम आने शुरू न्यूनतम आ जाएगा उसके बाद पुनः दोबारा से क्या होगा, ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, पुनः दोबारा से बढ़ रहा है। देखो 50 पे 40 हो रहा है, 55 पे क्या हो रहा है 42 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह से इसका क्या आता है, ग्राफ आता है। इसके माध्यम से हम विचलन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमने पेज से संबंधित पढ़ा था, तो रंगों का बिखरना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहला रहा। तो क्या करा है, दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी होता है। दृश्य प्रकाश उसके अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को आपतित कराया किसमें, प्रिज्म में, और ये 7 रंगों में क्या हो गया, बिखर गया। किसमें बिखर गया, 7 रंगों में बिखर गया। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो लाल रंग के लिए कितनी 7800, इसके लिए बैंगनी के लिए कितनी 3900 इंगस्ट्रिंग। तो ऊपर क्या हो रही है, तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही। तो हर रंग के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य क्या है, यहाँ पर विचलन कोण क्या है, ज्यादा है। उससे कम किसका है, आपका जामुनी का है। फिर दूसरा किसका, नीले का है। फिर किसका है, ग्रीन का है। फिर क्या, येलो का है। फिर किसका, ऑरेंज का है। फिर किसका है, रेड का है। तो सबसे कम किसका, रेड का है विचलन कोण, और सबसे ज्यादा किसका है विचलन कोण, बैगनी रंग के लिए। अब हम जानते हैं कि डेल एम बराबर क्या होता है, ए बराबर वो ए एन माइनस 1 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए ज्यादा है और इंडिगो के लिए किसके लिए है, कम है। ठीक है, ऐसी बॉयल ब्लू के लिए कम, फिर किसके लिए, ग्रीन के लिए कम, फिर येलो के लिए कम, फिर ऑरेंज के लिए, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, आपका रेड कलर का है। न्यूटन की क्लासिक के प्रयोग में 2 प्रिज्म लिए गए हैं, जिनके पहला प्रिज्म सीधा और दूसरा प्रिज्म को क्या रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है। जैसी किरण गई थी वैसी की वैसी हम प्रकाश की किरण को प्राप्त कर सकते हैं।